इल्म किससे कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इस कॉन्सेप्ट को उठा रहे हैं कि इल्म से क्या मुराद है। आज हम इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से मीन बाय नॉलेज इल्म के बारे में पढ़ेंगे कि इल्म क्या चीज़ है। तो इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। अलबत्ता मुझे लगता है कि इसके चूंकि 3 डायमेंशंस हैं और उन 3 डायमेंशंस में शायद आज एक ही डायमेंशन कंप्लीट होगा और उसके रिलेटेड एक अहम टॉपिक जिसको हम वर्ल्ड व्यू कहते हैं, नजरे कायनात, या जिसको हम वेल्टन शॉन्ग भी कहते हैं दूसरे लैंग्वेज में। तो इतना कुछ मुझे लगता है कि मुकम्मल होगा। चलते हैं हम इंशाअल्लाह, पहले देखते हैं इल्म किससे कहते हैं। तो जहाँ तक इल्म का ताल्लुक है, नॉलेज का ताल्लुक है, एपिस्टीम का ताल्लुक है, सेंशिया का ताल्लुक है, यानी सेंशिया का माना इल्म है, जिसको हम ना आज की ज़ुबान में साइंस भी कहते हैं। असल में लिटरल मीनिंग जब इसका देखा जाता है तो इसका मतलब है नॉलेज। एंड समटाइम्स वी आल्सो मीन बाय इट एज टू नो, दैट इज द प्रोसेस ऑफ नोइंग, दैट इज द प्रोसेस, द एक्टिविटी ऑफ नोइंग, टू नो, जानना, एंड हाउ टू नो, the process of the method of knowing. तो primarily it means knowledge, sensia means knowledge. अब यहाँ हम इस इल्म से देखेंगे कि इससे क्या मुराद है, इसमें क्या आता है और क्या नहीं आता है। कि हर इंफॉर्मेशन को, हर किसी बात को, हर किसी कौल को, हर किसी स्टेटमेंट को, हर किसी बिलीफ को नॉलेज कहते हैं या ये कुछ और है। तो इसको आज इंशाअल्लाह हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जहां तक इल्म का ताल्लुक है, इल्म में 3 चीजें होती है। इट इज एक्चुअली ए बिलीफ विच ए पर्सन होल्ड्स, विच ए पर्सन possesses, and that belief should be true and that must be justified. So we can say it is a true and justified belief. Knowledge is a true and justified belief. I hope that you are understanding it. Knowledge is the true and justified belief. यानी ये कि इंसान का एतिकाद होता है जो सही भी होता है, मुताबिक लिल वाक़े होता है और वो जस्टिफाइड भी होता है। उसके पीछे एविडेंस भी होती है, जस्टिफिकेशन भी होती है, दलील भी होती है। जब ये 3 चीजें जमा होती है तो उस चीज को हम इल्म कहते हैं। बुनियादी तौर पर यह बिलीफ होता है। कोई भी इल्म, चाहे वो एम्पिरिकल नॉलेज हो, चाहे वो नॉन एम्पिरिकल नॉलेज हो, चाहे वो मेटाफिजिकल नॉलेज हो, हर एक इल्म के लिए यही 3 डायमेंशंस हैं, यही 2 कंडीशंस उसको गवर्न करती हैं। इट शुड बी अ बिलीफ दैट इज जस्टिफाइड एज वेल एज ट्रू। अब इसमें से हम ये बिलीफ होता क्या है इसको समझने की कोशिश करेंगे। अब चूंकि हमारे पास 3 टर्म्स आ गई और इन्हीं 3 टर्म्स के बारे में एपिस्टेमोलॉजी में बहस होती है, डिबेट होती है, और स्पेशली ट्रूथ और जस्टिफिकेशन के बारे में डिटेल्ड मैनर में स्कॉलर्स ने लिखा है। इस पर किताबें लिखी गई हैं कि ट्रूथ हम किससे कहते हैं, ट्रू का क्या मतलब है और जस्टिफाइड का क्या माना है, जस्टिफिकेशन का क्या मतलब है। अब इसके अलग अलग थ्योरीज भी हैं, ट्रूथ को जो गवर्न करती हैं और जस्टिफिकेशन को अलग अलग थ्योरीज है। तो एपिस्टेमोलॉजी का मेन जो सब्जेक्ट मैटर है वो नॉलेज है। What is knowledge? How do we know? Is knowledge possible? What are the conditions that govern the knowledge? What is a true and valid knowledge? What is certain knowledge? अब इसमें बहुत सारे फिर इसके टॉपिक्स निकलते हैं, इसकी सब हेडिंग इसमें। प्राइमरली हमें इतनी बात कम से कम इस वक्त जानने की कोशिश करनी है। अब यहां पर हमें मुख्तसरन 3 टर्म्स आ गई। एक टर्म हमारे पास है बिलीफ, दूसरा ट्रूथ एंड तीसरा जस्टिफिकेशन।
ये 3 टर्म्स हम इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे और मुझे लगता है कि इस पर शायद 3 क्लासेस होंगे। आज हम इंशाल्लाह बिलीफ को समझने की कोशिश करेंगे। ये बिलीफ होता क्या है? कभी कभी एथीस्ट धोखा देते हैं। देखो, मजहबी लोगों के बिलीफ्स होते हैं, हमारे बिलीफ्स नहीं होते हैं। वो कहते हैं कि साइंस के बिलीफ नहीं होते हैं, साइंटिस्ट के बिलीफ्स नहीं होते हैं। वो कहते हैं कि एथीस्ट के बिलीफ्स नहीं होते हैं। ये तो मजहबी लोगों के बिलीफ्स होते हैं। और बिलीफ जो होता है वो एक ब्लाइंड है, वो एक ब्लाइंड चीज को मानने का नाम है। यानी किसी चीज को ब्लाइंडली मानने का नाम बिलीफ है। ये बिल्कुल एक बोगस बात है, बिल्कुल गलत बात है, सिरे से ही गलत बात है। इसमें कोई वजन नहीं है। ये बस आवाम को, छोटे लोगों को, वीकर माइंड्स को धोखा देने की कोशिश करते हैं वो। हालांकि जब हम फिलॉसफी ऑफ साइंस में या फिलॉसफी में या जो भी लिटरेचर हैं, जो स्कॉलर्स होते हैं, वेल एस्टैब्लिश्ड स्कॉलर्स होते हैं, जिनके पास यकीनन नॉलेज होती है, तो वो सब लोग जानते हैं कि बिलीफ किस चीज का नाम है। हम इसको अभी ब्रेक डाउन करेंगे इंशाल्लाह, इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो वो हमें धोखा देते हैं, इसलिए हमें इसको जानना जरूरी है, और ताकि हम उनको बता सकें कि भाई साहब ये जो आप बात करते हैं ये गलत बात है। आप ये ना कहें कि हम मजहबी लोगों का कोई बिलीफ है और बिलीफ का मतलब है ब्लाइंड फॉलोइंग, ब्लाइंडली किसी बात को अफर्म करना या रिजेक्ट करना। इस बात का ये बिलीफ नहीं है भाई साहब। बस इतनी बात आप कहेंगे बस यही बिलीफ है, नहीं नहीं नहीं। अभी बताता हूं मैं डिटेल में इंशाल्लाह। तो इससे पहले भी मैंने अर्ज किया है किसी क्लास में, वो ये कि ये जो कभी ऐसे लोग एथीस्ट वगैरह लोग कहते हैं कि आप मजहबी हैं, हम मजहबी नहीं हैं, हमने वो प्रूव किया कि उनका भी मजहब है। We have the ultimate reality is God, Allah, and their ultimate reality is matter and the laws that are governing it, especially the matter, the material entity. That is the ultimate reality in their knowledge. चलिए हम बिलीफ को समझने की कोशिश करते हैं। हम इसको नॉलेज को इस तरह भी थोड़ा डिफाइन कर सकते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए। बिलीफ बिकम्स नॉलेज ओनली व्हेन द ट्रूथ ऑफ प्रपोर्शन बिकम्स एविडेंट टू द बिलीवर। अब इसको हम आगे समझ लेंगे इंशाल्लाह। इधर चलते हैं। जो कॉन्टेम्पररी फिलोसफर्स हैं वो कहते हैं कि बिलीफ इज ए प्रपोजिशनल एटीट्यूड। फॉर एग्जाम्पल, if two sentences mean the same thing, if two sentences mean the same thing, that we have two sentences, there are different words, or we can say in a particular sentence there are 3 words, and in the another sentence there are 4 words, and one sentence is written in one language and another sentence is written in different language. But all these sentences, if they have the same meaning, it means that it is the same proportion. They express the same proportion, same statement. क्योंकि इससे पहले भी मैंने एक क्लास में अर्ज किया कि वी आर डीलिंग विद प्रोपोर्शंस, वी डील विद प्रोपोर्शंस, और इन्हीं को हम एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। बिलीफ इज दैट प्रपोर्शन, बिलीफ इज दैट प्रपोर्शन about which we have a mental state. We call that attitude. The attitude we have about a particular proposition. What that proposition is, अब वो proposition आगे क्या है? For example, the proposition states that God exists, universe is dependent. For example, these are propositions. Or we can say यूनिवर्स इज नॉट द अल्टीमेट रियलिटी, दीज आर प्रोपोर्शंस। अब इन प्रोपोर्शंस के बारे में किसी इंसान का ये मेंटल एटीट्यूड है, ये कन्विक्शन है, वो ये समझता है, यानी इनको मानता है या इनको रिजेक्ट करता है, इनको मानता है, इनको एफर्म करता है या निगेट करता है, तो उस वक्त हम इसको बिलीफ कहते हैं।
अब अगर ये मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में, मुख्तलिफ जुबानों में लिखा जाएगा और एक ही माना है, तो तब वो सेम प्रपोर्शन है, तब वो डिफरेंट प्रपोर्शन नहीं है। अगर इफ टू सेंटेंसेस डिफर इन मीनिंग दे एक्सप्रेस डिफरेंट प्रपोर्शन, अगर दो सेंटेंसेस डिफरेंट मीनिंग हमें देते हैं, तब वो उस वक्त वो दोनों डिफरेंट प्रपोर्शंस हैं। So a proportional attitude is the mental state of having some attitude, stance, take or opinion about a proportion or about the potential state of affairs in which that proportion is true. For example, a mental state of the sort that is expressible in the form S A that P. It means that, for example, S is the subject, A is the attitude. Subject has attitude that P is something. Subject has the attitude that P is not something. यानी इसका ये सिंबॉलिक लैंग्वेज में इस तरह से हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे सिंबॉलिक लॉजिक होता है, इसी तरह से हम इसको सिंबॉलिकली इस तरह एक्सप्रेस करते हैं। एस ए दैट पी, विच मीन्स सब्जेक्ट हैज attitude, some attitude or has attitude that P is something. P means the proportion. S refers to the subject, A refers to the attitude and P refers to the proportion. For example, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। For example, Ahmad hopes that Alpha Centauri hosts intelligent life. अब ये एक बिलीफ है। अब ये बिलीफ कैसे है? देयर इज द सब्जेक्ट अहमद एंड होप इज द एटीट्यूड दैट द अहमद possesses and the proportion is Alpha Centauri hosts intelligent life. This is proportion. अब इस proportion के बारे में एक बंदे का मेंटल एटीट्यूड क्या है, तो उस चीज को हम बिलीफ कहते हैं। सो बिलीफ इज द मेंटल or proportional attitude of a person about a proportion, regarding a proportion. We can take another example. Yifeng or Mr. B, that is the subject, doubts, and doubts is the attitude that New York City will exist in 400 years. That means a person doubts that New York City will exist in 400 years. So यहां पर जो सब्जेक्ट है वो है the person is the subject, doubts is the attitude, the mental attitude of the person about the proportion, and the proportion in New York City will exist in 400 years. The person has a doubt about it, so it is a belief. So what one person doubts or hopes, and that doubt or hope is expressed. Another might fear or believe or desire or intend different attitudes all toward the same proportion. So ये सब चीजें जो हैं ये belief में आती हैं. So belief is the proportional stance or mental stance of a person that is expressed in the form of a proportion or regarding a proportion. अब यहां तक हमें यह बात समझ में आ गई कि अब इसको हम एनालाइज करते हैं कि इसमें दो चार चीजें आती हैं। नंबर वन इज द मेंटल कॉन्सेप्ट, दैट मीन्स इट एग्जिस्ट्स इन आवर इंटेलेक्ट, वजूद जहनी, इट इज मौजूद, इट इज प्रेजेंट इन आवर माइंड, इन आवर कॉन्शियसनेस, इट एग्जिस्ट्स इन आवर माइंड। एंड सेकंड कंपोनेंट इज we accept it or reject it, we give our assent or we reject it, and it is necessary. The assent or rejection, the affirmation or denial is necessary for it, otherwise it is not a proportion, otherwise it does not then lead to the atheism or theism. वरना तो फिर से हम वापस चले जाएंगे किस में, एग्नोस्टिसिज्म में। So the assent, the affirmation and denial is necessary. It is a second component of this.
acceptance and rejection. Number third is not necessary to be according to truth. That means कि एक बंदे का जो एटीट्यूड है, जो मेंटल स्टांस है किसी प्रपोर्शन के रिगार्डिंग, उसका ट्रूथ के मुताबिक होना जरूरी नहीं है. दैट कैन बी रॉन्ग, दैट कैन बी रॉन्ग, दैट कैन बी फॉल्स, बट वी कैन नॉट से दैट इट इज नॉट ए बिलीफ. और दैट कैन बी ट्रू एंड वी कैन नॉट से दैट इट इज ए बिलीफ. फॉर एग्जाम्पल, ए पर्सन, अगर किसी बंदे का किसी चीज के बारे में ये मेंटल स्टांस है कि ये चीज सही नहीं है, अब वो सही थी तो हम उस वक्त भी उसको बिलीव कहेंगे. अगर उसने कहा कि ये सही है और वो सही नहीं थी तो तब भी हम उसको बिलीव कहेंगे. या उसने कहा ये सही है और वो सही है यकीनन और हकीकत में वो सही है, तो तीनों सूरतों में हम उसको बिलीव ही कहेंगे. सो यहां से हमें एक बात समझ में आ गई, ए बिलीफ कैन बी रॉन्ग, ए बिलीफ कैन बी फॉल्स, ए बिलीफ कैन बी ट्रू. A belief can be true as well as false. Beliefs are not false. Beliefs are not always, or they are not based on blind following. ये असल में हमें समझना है. Belief can be false, it can be true. And it does not necessarily mean that beliefs are false. जैसा कि लोग कहते हैं कि बिलीफ जो होता है ना, ये ब्लाइंड किसी बंदे का ब्लाइंडली किसी चीज को मानने के बराबर है, तब तो वो फॉल्स है. आप कहते हैं कि ये नेसेसरली फॉल्स है, मगर बिलीफ नेसेसरली फॉल्स नहीं होता है. बिलीफ कैन बी ट्रू, बिलीफ कैन बी फॉल्स, एंड वी नीड टू सॉर्ट एंड सिफ्ट, वी नीड टू अरेंज देम, वी नीड टू क्लासिफाई देम, द ट्रू बिलीफ्स and the wrong beliefs. And we here as Muslims, we are not in favor of the wrong beliefs. We are against the wrong beliefs. We are against the false beliefs. We do not endorse and consider the wrong beliefs or false beliefs. And the fourth component is very important, that is, these beliefs are necessarily based on person's worldview. These beliefs are necessarily based on a person's preconceived notion. अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम ओपन माइंडेड हैं, बहुत ज्यादा ओपन माइंडेड है, फ्री थिंकर्स हैं, बायसलेस है, वी हैव नो बायस, वी थिंक आउट ऑफ बॉक्स, वी थिंक ओपन माइंडेडली, वी आर ओपन माइंडेड पीपल, वी आर फ्री थिंकर्स, we do not follow any ideology, we do not endorse any ideology, we do not keep any thought in our minds, we don't have any preconceived idea on the basis of which we judge something that we encounter in life. ये आइडिया बिल्कुल बेवकूफाना है, it is mindless, इट इज बेसलेस आइडिया. कोई भी बंदा इस दुनिया में नहीं रह सकता है, नहीं जी सकता है, नहीं अपनी जिंदगी गुजार सकता है अगर उसके पास वर्ल्ड व्यू नहीं है. ही कैन नॉट लिव विदाउट इट. कोई भी बंदा किसी भी वक्त में, किसी भी आन में वर्ल्ड व्यू के बगैर नहीं हो सकता है. कैन नॉट एग्जिस्ट. ये तो पॉसिबल ही नहीं है. जैसे उसकी फिजिकल बॉडी एग्जिस्ट होती है, उस फिजिकल बॉडी के साथ उसको एक वर्ल्ड व्यू भी एग्जिस्ट होता है. वो उसके बगैर जी नहीं सकता है. जब भी वो कोई स्टेटमेंट बोलेगा, जब भी वो किसी चीज को एनालाइज करने पे आएगा, जब भी वो किसी चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेगा, जब भी वो किसी चीज के बारे में अपनी जजमेंट पास ऑन करेगा, दैट जजमेंट, that understanding, that analysis will be decided by his worldview, whether he is aware about that or not, whether he is conscious about his worldview or not. But a person always possesses worldview,
and a person's behavior, his decision making, his judgments, all are driven by, controlled by, determined by the worldview of a person. ये जो कहते हैं कि हम ऑब्जेक्टिव थिंकिंग, ऑब्जेक्टिविटी, क्या बातें कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल अजीब बात है। कोई भी पर्सन ऐसा एग्जिस्ट यानी इस तरह जी नहीं सकता है कि वो वर्ल्ड व्यू के बगैर हो किसी भी वक्त में। अब इसको मैं थोड़ा यहां पर एक एग्जांपल में अर्ज करूंगा। ये वर्ल्ड व्यू इंसान अपना बनाता है, उसका ये होता है, ये वो अपनी सोसाइटी से लेता है, अपने समाज से वो इसको इम्बाइब करता है, अपने एनवायरनमेंट और कल्चर से, अपने फ्रेंड से, अपनी सोसाइटी में, अपनी जो किताबें पढ़ता है, मुख्तलिफ जगहों से ये वर्ल्ड व्यू वो नरिश करता है। उसको ये पता नहीं चलता है, गैर महसूस अंदाज में उसकी बुनियादें, उसके वर्ल्ड व्यू की बुनियादें खड़ी हो जाती हैं और उन्हीं बुनियादों की बेसिस पर, उन्हीं बुनियादों की बुनियाद पर वो फिर हर चीज को जांचने की कोशिश करता है। एक बंदे को जैसे ऐनक लगी होती है, जिस कलर की ऐनक लगी हो, जो जिस कलर का लेंस उसमें है, शीशा है आगे से, वैसा उसको वो जिस चीज पर उसकी नजर पड़ेगी वो उसको वैसे ही दिखेगा। इसी तरह से एक इंसान का वर्ल्ड व्यू होता है, वो उसको कभी वो उसके बारे में कॉन्शियस होता है और कभी वो उसके बारे में कॉन्शियस नहीं होता है। अब एग्जाम्पल मैं एक अर्ज करूंगा। ये जो हमारे यहां एम्पिरिसिस्ट्स है, वो कहते हैं कि द एम्पिरिकल नॉलेज इज अ वैलिड नॉलेज। अब इसकी बुनियाद क्या है? ये एक असम्पशन है। वो कहते हैं कि एम्पिरिकल नॉलेज इज द ओनली वैलिड नॉलेज। वो कहते हैं द एम्पिरिकल नॉलेज इज द ओनली वैलिड नॉलेज। द फिजिकल एंटिटीज आर द रियल एंटिटीज। वो कहते हैं what cannot be known through empiricism does not exist or at least is meaningless। अब इतनी सारी जो बातें हैं, ये इतनी जो स्टेटमेंट्स हैं, इन स्टेटमेंट्स की बुनियाद क्या है? Where from they have come? Are they objective statements? Are they biasless statements? Are they universal statements? No. Are they empirical statements? They are not even empirical statements। ये स्टेटमेंट जो हैं ये एम्पिरिकल भी नहीं है। यानी जिस एम्पिरिसिज्म को वो प्रोपेगेट कर रहे हैं, अपहोल्ड कर रहे हैं, प्रोफेस कर रहे हैं और उसको स्प्रेड करने की कोशिश करते हैं, उसको एडवोकेट करते हैं, उस एम्पिरिकल मेथड के मुताबिक भी नहीं है ये। These are just the metaphysical statements। These are the metaphysical statements. These are the metaphysical statements which have come from their preconceived notion, preconceived understanding, and that understanding is based on their worldview. So we need to understand that the worldview influences the decision making of the people। अब यहां पर जो बात हमें समझनी है वो ये है कि बिलीफ में ये सब चीजें आती हैं कि इसमें दो चार चीजें हमें जहन में रखनी है। एक ये कि ये एक मेंटल कंसेप्ट होता है, इसका वजूद जहन में होता है और इसके अंदर नेसेसरली एसेंट या रिजेक्शन आती है और फिर इसका ट्रूथ होना नेसेसरी नहीं है। इट कैन बी रॉन्ग, इट कैन बी राइट, बट it is always based on a person's worldview। So we cannot escape from worldview in establishing our beliefs, whether those beliefs are possessed by, upheld by the so-called religious people, for example Muslims or other people, or by the atheists or scientists or anyone। ये जो वर्ल्ड व्यू है, अब ये जो बिलीफ होता है ना, अब इसमें ये एक इंसान का मेंटल स्टैंस है
रिगार्डिंग ए प्रपोजिशन। अब इसमें दूसरी बात यह है कि ये जो इंसान की मेंटल स्टांस है ये एक्सप्रेस होनी चाहिए इन द फॉर्म ऑफ एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन। इसका एक्सप्रेस होना नेसेसरी है इन द फॉर्म ऑफ एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन, जिसको हम ना इकरारुम बिल लिसान कहते हैं या इनकारुम बिल लिसान। तो इसका एक्सप्रेस होना नेसेसरी है इन द फॉर्म ऑफ एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन, एसेंट और डीनियल। देन थर्ड पॉइंट इज दैट इसका ट्रू होना नेसेसरी नहीं है। ट्रू है तो अच्छी बात है, ट्रू नहीं है तो नेसेसरी नहीं है। दैट वी सिंपली देन क्लासिफाई दैट द फॉल्स बिलीफ, रॉन्ग बिलीफ्स, ट्रू बिलीफ्स एटसेट्रा। और उसके बाद चौथी बात इसमें यह है कि यह वर्ल्ड व्यू के मुताबिक होता है। कोई माने या ना माने, इट इज ऑलवेज अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड व्यू। अब इसकी मिसाल मैंने एक मिसाल अर्ज की और उसमें एम्पिरिसिस्ट्स की मैंने मिसाल दी और उसमें उनके असम्पशंस हैं, उनके जो प्रपोजिशंस हैं, उनको मैंने आपके सामने रख दिया। आप कोई भी बंदा आपके सामने बात करेगा, यू कैन गिव हिम दिस एग्जांपल्स एंड नो वन कैन ब्रेक दिस एग्जांपल्स। पूरे दुनिया जो एथीस्ट्स की दुनिया है, एथीस्ट्स का जितना भी वर्ल्ड में इस वक्त जितनी भी तादाद है, नन कैन ब्रेक देम, नन। दीज आर एब्सोल्युटली मेटाफिजिकल assumptions and these are based on some idea, whether they accept world view or not, but they are beliefs and they are based on their world view, what they have in their consciousness. So it involves acceptance or rejection of the existence of things or truth of the propositions. अब ये जो बिलीफ है इसमें एक्सेप्टेंस और डीनियल आता है मुख्तलिफ चीजों के वजूद के बारे में। हम खुदा को माने या ना माने, कायनात को माने या ना माने, ठीक है ना, कायनात का वजूद कैसे हुआ उसको माने या ना माने, क्या माइंड जो है कॉन्शियसनेस एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, मुख्तलिफ चीजें जो इस तरह की हैं, द थिंग्स उनका वजूद मानना या ना मानना एक चीज। दूसरी चीज ट्रूथ ऑफ द प्रपोजिशंस। अब जो कोई प्रपोजिशन है, कोई स्टेटमेंट है, प्रपोजिशन इज ए स्टेटमेंट एंड दिस स्टेटमेंट्स आर एम्पिरिकल, दैट मींस साइंटिफिक जो यहां पर टर्म मैंने लिखी है। दीज कैन बी एम्पिरिकल, दीज कैन बी मॉरल, दीज कैन बी एस्थेटिक, दीज कैन बी मेटाफिजिकल, दीज आर स्टेटमेंट्स। प्रपोजिशंस आर जस्ट द स्टेटमेंट्स। अब उन स्टेटमेंट्स का ट्रूथ होना, ट्रूथ ऑफ द प्रपोजिशंस, उनके ट्रूथ का एक्सेप्ट करना या उनके ट्रूथ होने का रिजेक्ट करना, ये दो बातें इसमें आती हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ थिंग्स एंड ट्रूथ ऑफ द प्रपोजिशंस। एग्जिस्टेंस ऑफ थिंग्स एंड ट्रूथ ऑफ प्रपोजिशंस। अब इन दो चीजों के बारे में क्या है, इनका एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना। अब ये दो चीजें जो हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ थिंग्स एंड ट्रूथ ऑफ प्रपोजिशंस, इन दो चीजों के बारे में जो हमारा मेंटल एटीट्यूड है, the mental attitude, that is the acceptance or denial of the first one, that is existence of things, is self-evident. It is self-evident. It is manifest. इसको हम बदीही कहते हैं। मिसाल के तौर पर आफताब है या नहीं है, तो एक चीज है। देन सेकंड वन इज इन्फ्रेंशियल, जहां पर हमें एनोलॉजी का सहारा लेना पड़ता है, जहां पर हमें इन्फर करना पड़ता है, इस्तेदलाल करना पड़ता है, चीजों को खंगालना पड़ता है। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं ह्यूमन बीइंग्स आर मॉर्टल, पर्सन ए इज मॉर्टल, नहीं, पर्सन ए इज ह्यूमन बीइंग, देन द कंक्लूजन बिकम्स दैट पर्सन ए इज मॉर्टल। इस तरह से हम कहते हैं अल्लाह पाक ने यह दुनिया हमारे लिए बनाई, हमारे फायदे के लिए बनाई। अब हमने किसी जगह किसी चीज को देख लिया, जंगल में कोई जड़ी बूटी है, कोई बूटी है, अब अल्लाह पाक ने कहा मैंने आपके फायदे लिए बनाया, हम उस पर अब रिसर्च कर रहे हैं। अल्लाह पाक ने कहा फायदे के लिए बनाया है, इसमें फायदा क्या है, हम इस पर तहकीक करते हैं, तो तहकीक करते करते हमें उसका कोई ना कोई फायदा मिल जाता है। इसको इस्तेदलाल कहेंगे हम, यानी इससे हम इन्फर करते हैं।
इस तरह से, यानी जो स्टेटमेंट्स होते हैं अब उनमें जो प्रेमिसेस होते हैं, फिर एक कंक्लूजन उनमें से डिराइव किया जाता है। जैसे इसी तरह से मिसाल के तौर पर इंसेक्ट्स के बारे में जिनमें नॉन फ्लोइंग ब्लड होता है, जिनमें वेल डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है, जैसे मक्खी मशरूब में जाती है, गिर जाए तो क्या करेंगे, उसके बारे में एक प्रॉपर रूलिंग है इस्लाम में। अब अगर कोई और इंसेक्ट जाए, छोटा कोई इंसेक्ट है, उसके बारे में क्या हुक्म है हमारे यहाँ दीन में, यानी कुरान और सुन हदीस में डायरेक्ट कहीं इसके बारे में नहीं लिखा है। अब मक्खी के बारे में गौर फिक्र करके इमाम आजम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ने गालिबन इसके बारे में एक हुक्म निकाला है। वो ये है कि अगर कोई भी नॉन फ्लोइंग ब्लड वाला इंसेक्ट जिसके यहाँ वेल डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, उसके बारे में यही हुक्म है कि अगर किसी मशरूब में वो जाए तो उसको आप निकाल लें, डबोना नहीं है, तो वो मशरूब पाक रहता है। तो इसको कहते हैं इस्तेदलाल करना, इस्तिंबात करना, इन्फर करना। कैसे इन्फर किया, यहां से एक इल्लत को निकाला, एक कॉमन प्रॉपर्टी को निकाला कि मक्खी में एक क्या प्रॉपर्टी है, मेन प्रॉपर्टी, और बाकी इंसेक्ट्स में क्या प्रॉपर्टी है जो कॉमन है, जो कॉमन प्रॉपर्टी है, जिसको हम इल्लत कहते हैं उसूल फिक्र में। तो ये इल्लत यहां से निकाली कि मक्खी में भी एक प्रॉपर्टी ऐसी है कि उसमें नॉन फ्लोइंग ब्लड है, क्योंकि नापाक तो होता है, ब्लड से हो जाएगा, ब्लड चूंकि नापाक है। अब मक्खी में नॉन फ्लोइंग ब्लड है, ये प्रॉपर्टी जिस जिस इंसेक्ट में पाई जाएगी तो उसमें यही हुक्म लगेगा। इसको हम कहते हैं इस्तिदलाल, इन्फर करना। यानी ये बिल्कुल ये अपरेंट, ये जैसे ना हम पानी की तरफ देखते हैं तो नजर आता है हाँ पानी है, दरख्त की तरफ देखते हैं तो दरख्त है, हाँ बिल्कुल ना इंस्टेंटली हमें समझ में आता है, उसको उनको बदीहियात कहते हैं। जैसे दिन में कोई ये नहीं कहेगा कि आफताब नहीं है, दिन के 12 बजे कौन कह सकता है कि आफताब नहीं है, तो इसको हम बदीही कहते हैं। मुझे लगता है कि यहां पर हम रुकेंगे, अब हमें आगे वर्ल्ड व्यू पढ़ना है, और ये वर्ल्ड व्यू का टॉपिक बहुत ही अहम है और बहुत ही डिटेल में हम इसको इंशाल्लाह पढ़ने की कोशिश करेंगे। आज मैं इधर ही रुकता हूं, इसी पर इख्तिताम करता हूं। वस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह।